हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की डिस्कशन में हम SBR स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग की मार्च एंड जून 2025 के अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास जो सवाल है 25 मार्क की वेटेज है सवाल की, और ये सवाल जो हमारे पास मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पर्टेन करता है। इसमें हमारे पास एक एडजस्टमेंट IFRS 15 की भी है, एक एडजस्टमेंट हमारे पास IFRS 16 लीजेस की भी है, और एक एडजस्टमेंट हमारे पास IAS 21 की भी है। तो 25 मार्क की वेटेज का ये सवाल है, और इस सवाल की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसी के कंसिस्टेंसी में हमारे पास 3 एग्जिबिट्स 3 एनेक्जर्स प्रोवाइड किए गए। एक वक्त में एक एग्जिबिट एक एनेक्जर एक रिक्वायरमेंट से पर्टेन करता है, तो हम एक वक्त में एक एग्जिबिट को रीड करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को देखेंगे और अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी रिक्वायरमेंट पे मूव करेंगे। अगेन, अगर आप ये सवाल बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं तो हरगिज़ ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप डायरेक्टली इसका वीडियो सोल्यूशन देखें। पहले आपको इस वीडियो को यहीं पॉज करना चाहिए, खुद से इस सवाल को एक दफ़ा अच्छे से रीड करना चाहिए, खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद ही आपने इसका वीडियो सोल्यूशन रेफर करना है। एनीवे, रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। कहता है, मेंट्स कंपनी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इट्स फंक्शनल करेंसी इज डॉलर। इट हैज़ अ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2007। हमारे पास एक कंपनी है मेंट्स कंपनी के नाम से, जो कि अपने फाइनेंशियल्स IFRS के हिसाब से बना रही है। फंक्शनल करेंसी इसकी डॉलर है और ईयर एंड 31 दिसंबर 2007 है। कहता है, द फॉलोइंग एग्जिबिट्स अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। हमारे पास 3 एग्जिबिट्स दिए हैं। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट। इट आउटलाइंस 2 कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। पहले एनेक्जर में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट से पर्टेनिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, 2 कॉन्ट्रैक्ट से पर्टेनिंग इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हम कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड, लीज एग्रीमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हेड ऑफिस लीज। सेकंड, हमने कोई लीज एग्रीमेंट से पर्टेनिंग हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें हमने कोई हेड ऑफिस लीज पे लिया होगा या दिया होगा, इससे पर्टेनिंग कोई इन्फॉर्मेशन होगी। एंड द थर्ड इज बॉन्ड, डिस्क्राइब्स द परचेज ऑफ बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन अनदर करेंसी दैट इज दिनार। और तीसरे एग्जिबिट में, तीसरे एनेक्जर में हमारे पास कोई फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमने कोई बॉन्ड, कोई डेट इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, जो कि हमारी फंक्शनल करेंसी डॉलर में नहीं है बल्कि दिनार में है। द इन्फॉर्मेशन शुड बी यूज टू आंसर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट विद इन योर चूजन रिस्पॉन्स ऑप्शन। अब हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं एक वक्त में सिर्फ एक रिक्वायरमेंट और एक एग्जिबिट पे फोकस करूंगा। रिक्वायरमेंट नंबर A, जिसकी वेटेज है 8 मार्क्स की, कहता है, यूजिंग एग्जिबिट 1 in accordance with IFRS 15 revenue from contract with customer, discuss the accounting implication of the 2 contract modifications over the contract term। तो बेसिकली एग्जिबिट 1 को इस्तेमाल करते हुए, IFRS 15 की नॉलेज और एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हमने अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस बतानी है। 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन है, 2 कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन है उस हवाले से। तो एग्जिबिट 1 की तरफ चलते हैं। एग्जिबिट 1 में कहता है, ऑन 1 जनवरी 2007, हमारा जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर 2007 था, और यहाँ 1 जनवरी 2007 यानी कि साल के पहले दिन की बात हो रही है। ऑन 1 जनवरी 2007, मेंट्स एग्रीड टू कॉन्ट्रैक्ट विद 2 डिफरेंट कस्टमर्स। अंडर बोथ कॉन्ट्रैक्ट, मेंट्स एग्रीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू ईच कस्टमर फॉर 4 years। व्हेन इनिशियली एग्रीड, ईच कॉन्ट्रैक्ट कंटेन अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। साल के पहले दिन हमारी कंपनी ने 2 डिफरेंट कस्टमर्स के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किए। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कस्टमर को हमें IT सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और अगले 4 सालों तक IT सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनिशियली एग्री हुआ तो ये एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट 1 में क्या कहता है, ऑन 1 जनवरी 2007, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज एग्रीड एट $60,000 per year। The contract included a clause allowing the customer to cancel the 4th and the final year of the contract by paying a total penalty of $10,000. And this decision has to be made by 31st December 2007. On 31st December 2007, the customer informed the company about its decision to cancel the final year of contract and paid the $10,000 penalty on the same date. देखिए, पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो साल के पहले दिन हुआ, इसमें $60,000 पर ईयर की फीस एग्री हुई है और 4 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज शामिल है जिसके तहत अगर कस्टमर चाहे तो चौथे साल की सर्विस यानी कि फाइनल ईयर की सर्विसेज को वो टर्मिनेट कर सकता है बाय पेइंग अ पेनल्टी ऑफ $10,000। और कस्टमर को ये 4th ईयर फाइनल ईयर में हमसे सर्विसेज लेनी है या इसको टर्मिनेट करना है, इसका डिसीजन इसे पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2007 से पहले लेना है।
31 दिसंबर 2007 पे फाइनली कस्टमर ने डिसीजन ले लिया और फाइनल ईयर 4th ईयर की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया और हमें $10,000 की पेनल्टी भी पे कर दी। तो एक हमारे पास ये है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट 2 रीड कर लूँ। On 1st January 2007, Contract 2, the contract price was agreed at $72,000 per year. On 31st December 2007, Mans and the customer agreed to change the contract to and add an additional service to the contract. The services represented a separate performance obligation. As a part of the change, the customer agreed to pay a total contract modification of $2,500. In addition, the contract payment were increased from $72,000 per year to $90,000 per year from 1st January 2008. The increase in the annual payment was based upon the normal selling price of the additional services. अच्छा, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में साल के पहले दिन हमारे साथ कस्टमर के साथ जो प्राइस एग्री हुई है वो $72,000 पर ईयर एग्री हुई है। फिर साल के आखिर में कंपनी ने और कस्टमर ने एग्री किया कि हम कुछ एडिशनल सर्विसेज ऐड कर रहे हैं और जो ये सर्विसेज है ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करती है। एज अ पार्ट ऑफ चेंज, द कस्टमर एग्रीड टू पे अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ 2,500। चूंकि कस्टमर ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन कर रहा है, कुछ सेपरेट एडिशनल सर्विसेज ऐड कर रहा है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऐड कर रहा है, तो एक तो इसने 2,500 की मॉडिफिकेशन फी पे की और सेकेंडली जो हमारी ओरिजिनली 72,000 पर ईयर की फीस एग्री हुई थी ये 72,000 से बढ़कर 90,000 हो गई, यानी कि एडिशनल 18,000 वो पे करेगा। अच्छा, ये जो 18,000 वो एडिशनल पे करेगा, था इंक्रीज इन एनुअल पेमेंट, यानी कि जितना भी एनुअल इंक्रीमेंट आ रहा है ये एडिशनल सर्विसेज की नॉर्मल सेलिंग प्राइस, या एडिशनल सर्विसेज की नॉर्मल सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें, IFRS 15 कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के एरिया में हमने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप या प्राइस या स्कोप और प्राइस दोनों चीज़ें चेंज हो विद द अप्रूवल ऑफ बोथ द पार्टीज, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ट्रिगर करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को किस तरह से अकाउंट फॉर करते हैं, इसमें हमने 3 सिनेरियोज कवर किए थे। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज अ एडजस्टमेंट टू द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज अ टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अकाउंट फॉर किया जाता है। और ऑब्वियसली इन तीनों तरीकों में से किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को अकाउंट फॉर करेंगे ये डिपेंड करता है कि किस तरह की कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हो रही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हों, एडिशनल प्राइसिंग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस को रिप्रेजेंट करे, तो फिर हम इसे एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में हमारे पास कोई एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ही ना हो, तो फिर हम इसे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की ही एडजस्टमेंट के तौर पे, यानी कि रेवेन्यू या क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट के तौर पे अकाउंट फॉर करते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में हमारे पास जो रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई एडिशनल प्राइस नहीं है या एडिशनल प्राइस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो फिर वहां पर हम टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अब हमारे पास इस सवाल में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें दोनों में कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हो रही है और हमने इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करना है। एक तरीका तो यह है कि पहले हमने जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में कॉन्सेप्ट्स कवर किए उनको आप स्ट्रेट जॉट डाउन कर दें और फिर कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2 में कौन से सिनेरियोस अप्लाई हो रहे हैं उनकी एप्लीकेशन बता दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है ड्राफ्टिंग का या सोल्यूशन को प्रेजेंट करने का कि हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को पहले स्ट्रेट एक्सप्लेन ना करें, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट 1 की बात करें और कॉन्ट्रैक्ट 1 में कौन सी मॉडिफिकेशन अप्लाई हो रही है इसको डिस्कस करें। फिर कॉन्ट्रैक्ट 2 की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट 2 में कौन सी मॉडिफिकेशन अप्लाई हो रही है उसको डिस्कस करें। तो दोनों सॉल्यूशन सस्पेक्टेबल होंगे। या तो मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूं कि इस सिनेरियो में ये करना है, इस सिनेरियो में ये करना है, तीसरे वाले सिनेरियो में ये करना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2 पे सेपरेटली बात करूं, या मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट 1 पे बात करूं और कॉन्ट्रैक्ट 1 पे जो मॉडिफिकेशन अप्लाई हो रही है उससे पर्टेनिंग डिस्कस करूं, कॉन्ट्रैक्ट 2 की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट 2 पे जो मॉडिफिकेशन अप्लाई हो रही है उससे पर्टेनिंग डिस्कस करूं, दोनों सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल होंगे। हम चीज़ों को थोड़ा आसान रखने के लिए, सिंपल रखने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एक जगह जॉट डाउन कर देते हैं। देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, पहले हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को अगर डिफाइन करें, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन? Contract modification is the change in scope or price or both of the contract that is approved by both the parties.
कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की स्कोप यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या प्राइस या दोनों को चेंज कर दो विद द अप्रूवल ऑफ बोथ द पार्टीज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को कैसे अकाउंट फॉर करना है, तो इसमें हम तीन बातें लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन would be accounted for as a separate contract if contract modification would be accounted for as a separate contract if contract modification increases the scope of contract because of addition of additional goods or services that are distinct and the contract modification increases the price that reflects the standalone selling price for the additional goods or services in contract modification। हमने सबसे पहले कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर किया जाएगा अगर तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप इंक्रीज हो रहा है बाय एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाय एडिशन ऑफ एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर डिस्टिंक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में मैंने यहाँ पे लास्ट में एंड लिखा है, और कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और ये जो इंक्रीज प्राइस है ये इन एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन would be accounted for as an adjustment to the existing contract, that is catch-up adjustment if contract modification does not result in addition of distinct goods and services in the contract। फिर हमने लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को हम एज अ एडजस्टमेंट टू द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कैचअप एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर करेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं हो रहे। और तीसरा हमारे पास कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन वुड बी अकाउंटेड फॉर एज टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इफ द रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज under the contract modification are distinct on or before the date of modification। अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में जो रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिस्टिंक्ट रहते हैं ऑन और बिफोर द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, और इसके अगेंस्ट या तो प्राइसिंग ही नहीं है या प्राइसिंग स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करती, यानी कि सिर्फ ये पहली एक कंडीशन मीट हो रही है कि एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है, प्राइसिंग का कोई जिक्र नहीं है, प्राइसिंग स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो फिर वहाँ पर हम टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट और क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट वाला काम करेंगे। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम सवाल में। सवाल में हमारे पास एक था कॉन्ट्रैक्ट 1। हम पहले कॉन्ट्रैक्ट 1 की बात करते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट 1 में क्या हो रहा है कि साल के पहले दिन हमने 60,000 पर ईयर के हिसाब से प्राइस एग्री की, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि कस्टमर के पास ये राइट है, कस्टमर के पास ये ऑप्शन है कि कस्टमर चाहे तो चौथे साल की सर्विस को टर्मिनेट कर सकता है, जिसके अगेंस्ट उसे $10,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और कस्टमर को ये डिसीजन पहले साल के आखिर में लेना है। पहले साल के आखिर में कस्टमर ने डिसीजन ले लिया और कस्टमर ने डिसीजन लेकर ये डिसाइड किया कि वो चौथे साल की सर्विसेज को टर्मिनेट कर रहा है और हमें $10,000 की पेनल्टी पे कर दी। अब देखें, सबसे पहले मैं मॉडिफिकेशन से पहले की बात करूं। फॉर
firstly for the year ended 31st December 2007 meant company would recognize the revenue of कितना 60,000 और 60,000 फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विसेज। पहले तो हमने कह दिया कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 जो हमारा पहला साल है, हमारी कंपनी सिंपली $60,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी पहले साल की सर्विसेज के लिए। अब पहले साल के आखिर में कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, हमें $10,000 की पेनल्टी पे कर दी और अब सिर्फ 2 साल सर्विसेज के रह गए। तो पहले तो अगर मैं ये देखूं कि मॉडिफिकेशन कौन सी मॉडिफिकेशन हो रही है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर होनी चाहिए। देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में हम कोई नई सर्विसेज ऐड नहीं कर रहे, न्यू सर्विसेज को ऐड नहीं कर रहे, बल्कि जो रिमेनिंग 3 ईयर की सर्विसेज थी उसमें से भी 1 साल की सर्विसेज को कम कर रहे हैं। तो हम तो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप श्रिंक कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करने की तो बात ही यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इस केस में मैं 4थे साल की सर्विसेज को टर्मिनेट कर रहा हूँ, कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज, कोई एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऐड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि सेपरेट मॉडिफिकेशन वाला तो केस अराइज ही नहीं होगा। क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट वाली अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट ईयर की सर्विसेज हैं, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल की। अब पहले साल की जो सर्विसेज प्रोवाइड होनी थी वो हो गई, दूसरे, तीसरे और चौथे साल की जो रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसके अंदर एक एडजस्टमेंट हो रही है। तो यानी कि जो हमने पहले साल की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है। जो दूसरे, तीसरे और चौथे साल की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, वो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो हम एग्जिस्टिंग जो 1 साल की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे, जो रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रह गई है वहां पे कुछ चेंज कर रहे हैं। तो अपेरेंटली हमें पहले साल के रेवेन्यू को भी एडजस्ट या $60,000 के रेवेन्यू को भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड केस में क्या था कि हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को टर्मिनेशन ऑफ अ न्यू ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पे जो रिमेनिंग सर्विसेज है वो डिस्टिंक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पे जो रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिस्टिंक्ट है। तो पहले साल के आखिर में पहले साल की सर्विसेज प्रोवाइड हो गई, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। रिमेनिंग 3 ईयर की सर्विसेज में से हमने 1 साल की सर्विसेज को टर्मिनेट करके रिमेनिंग 2 ईयर की सर्विसेज बना दिया, और ये रिमेनिंग 2 ईयर की सर्विसेज एक डिस्टिंक्ट, एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि पहले साल की सर्विसेज का कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा वाला सिनेरियो अप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन वुड बी अकाउंटेड फॉर एज अ टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा। इसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे? कस्टमर डिसीजन, कस्टमर ने क्या डिसाइड किया? टू कैंसल द फाइनल और 4th ईयर of the contract and payment of penalty of $10,000 would be accounted for as a termination of existing contract and creation of new contract, because the remaining 2 years of IT services represents distinct performance obligation for the 2nd and 3rd year. Customer decision to cancel the final/4th year of the contract and payment of penalty of $10,000 would be accounted for as a termination of existing contract and creation of new contract, because the remaining 2 year of IT services represents distinct performance obligation for the 2nd and 3rd year. Accordingly, अब इसमें होगा क्या? Transition price under the existing contract that is not yet recognized as revenue. Transition price under the existing contract that is not yet recognized as revenue, that is 60,000 multiplied by 2
इज इक्वल्स टू $120,000। एक तो हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रांजेक्शन प्राइस रह गई थी जो रेवेन्यू के तौर पे अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं हुई, वो ईयर 2 और ईयर 3 के 60,000 थे। एंड एडिशनल प्राइस अंडर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन दैट इज 10,000 would be combined and allocated to remaining performance obligations, that is 2 years of IT services as follow। तो अब हमने करना क्या है कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस जो अभी भी रेवेन्यू के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं हुई दैट इज 120, और एडिशनल प्राइस जो हमें $10,000 की पेनल्टी रिसीव हुई, इन दोनों को हम कंबाइन करके रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे अलोकेट करेंगे। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू दैट इज 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 120,000, और ट्रांजिशन या एडिशनल ट्रांजिशन प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन दैट इज 10,000। तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा 130,000। ये टोटल ट्रांजिशन प्राइस ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। नंबर ऑफ ईयर ऑफ IT services remaining, that is 2 year। तो हमारे पास ट्रांजिशन प्राइस या रेवेन्यू पर ईयर फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर दैट वुड बी 130 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा $65,000। अभी $65,000 का जो रेवेन्यू है वो ईयर 2 और ईयर 3 में अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो आई गेस कि हमने कॉन्ट्रैक्ट 1 के हवाले से मोर और लेस सारी बातें कवर कर ली हैं। इसके बाद अगर हम कॉन्ट्रैक्ट 2 की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट 2 में हमने पहले साल की सर्विसेज के अगेंस्ट रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लिया होगा, ये बात तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ। Firstly, for the year ended 31st December 2007, the company would recognize the revenue of 72,000 for the first year of services। फिर इसके बाद क्या डिसाइड हुआ? इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हम कस्टमर से एडिशनल सर्विसेज लेने जो कि एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और जिसके नतीजे में एक तो वो हमें 2,500 की मॉडिफिकेशन फ़ी पे कर रहा है, और साथ साथ जो 72,000 की फ़ीस एग्री हुई थी उसे बढ़ाकर 90,000 पे लेके जा रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? देखिए, इस केस में अगर हम पहले कंक्लूड करें तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करना चाहिए? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। रीजन बीइंग कि एडिशनल सर्विसेज ऐड हो रही हैं जो कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो पहली कंडीशन मीट हुई, और ये जो एडिशनल प्राइस पे की जा रही है 72,000 से 90,000 यानी कि 18,000 जो एडिशनल पे किया जा रहा है, ये एडिशनल अमाउंट नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ एडिशनल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो ये लिख देता हूँ। सेकेंडली, contract modification would be accounted for as a separate contract because additional services represents separate performance obligations, a separate performance obligation, and additional price represents stand alone selling price of additional services। सेकेंडली, दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में हमने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करेंगे क्योंकि एडिशनल सर्विसेज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी है, और इनके अगेंस्ट जो एडिशनल प्राइस है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। देयरफॉर ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ, अब
ट्रांजिशन प्राइस ऑफ, कितनी ट्रांजिशन प्राइस देखें, 72,000 से बढ़ाकर हमने 92,000 कर दिया, तो हमारे पास एडिशनल पर ईयर प्राइस कितनी है, 90,000 माइनस 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 90,000 माइनस 72,000, तो 36,000 यानी कि एक साल की फ़ीस में इंक्रीज़ है 18,000 और 2 साल की फ़ीस में 36,000। और इसके अलावा मॉडिफिकेशन फ़ी भी है, वो कितनी है 2,500 2,500। Therefore, transition price of 38,000. Therefore, additional transition price of 38,500 calculated as below would be recognized as revenue in year 2 and year 3 for the additional services as follow। क्या कह रहा हूँ कि जो एडिशनल ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ 38,500 है जिसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, इसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज रेवेन्यू ईयर 2 और ईयर 3 में फॉर एडिशनल सर्विसेज। यानी कि जो 72,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना था वो तो अपनी जगह रहेगा, जो 72,000 का ओरिजिनल रेवेन्यू रिकॉर्ड होना था वो तो अपनी जगह ईयर 2 ईयर 3 में रिकॉर्ड होगा। ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ। तो हमारे पास ट्रांजिशन प्राइस स्लैश रेवेन्यू, अगेन यहाँ भी एडिशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एडिशनल ट्रांजिशन प्राइस स्लैश रेवेन्यू फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर फॉर एडिशनल सर्विसेज, दिस डिवाइडेड बाय 2, 19,500 ये हमारे पास पर ईयर। अगेन चूंकि इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को हमने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर किया है, तो मैं एडिशनल प्राइस एडिशनल रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। 72,000 का जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत रेवेन्यू था वो तो ईयर 2 ईयर 3 में अराइज होता ही रहेगा, वो तो ईयर 2 ईयर 3 में अराइज होता ही रहेगा। तो आई गेस ये हमारे एक बहुत ही प्रोफेशनल एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन बन गया, जिसमें हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को डिफाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाता है इसे एक्सप्लेन किया, कॉन्ट्रैक्ट 1 में हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट 2 में हमें क्या करना है, ये सारी बातें डिस्कस की। साथ साथ हम इसका ACCA का सैंपल आंसर भी रीड कर लेते हैं। मैंने आपके सामने ACCA का सैंपल आंसर ओपन किया है। कहता है अकॉर्डिंग टू IFRS 15 कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज अ चेंज इन स्कोप और प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द पार्टीज। हमने भी पहले कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को डिफाइन कर दिया। अ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा यहाँ पे फिर इन दोनों पैरास में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है इसे एक्सप्लेन किया गया है। मैं दोबारा से इसे रीड नहीं कर रहा क्योंकि ये काम हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के तीनों पॉसिबिलिटीज, तीनों सिनेरियोस एक्सप्लेन कर दी थी। फिर कहता है दिस मॉडिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट 1 की बात हो रही है, दिस मॉडिफिकेशन डज नॉट रिजल्ट इन द एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज सो इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इन्होंने ये बात भी बताई है कि हम इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट क्यों कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि कोई एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। मैंने अपने आंसर में ये बात नहीं बताई थी, मैंने अपने आंसर में सिंपली ये बता दिया था कि इसे कैसे अकाउंट फॉर करना है। इन्होंने ये भी बताया कि इसे कैसे अकाउंट फॉर नहीं करना और क्यों नहीं करना। तो एडिशनल बातें बताना चाहें तो बता सकते हैं। Although the contract only contains single performance obligation, the remaining services to be provided are distinct from those already transferred. Men must treat this modification as the termination of existing contract and creation of a new contract, and this is accounted for prospectively. हमने prospectively का exact लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन more or less बात हमने यही की है कि customer decision to cancel the 4th year of service and penalty of 10,000 would be accounted for as termination of the contract and creation of new contract because the remaining 2 years of services represent distinct performance obligation for the year 2 and year 3. फिर the remaining consideration of 120 plus the penalty of 10,000 is recognized over remaining 2 years. This means that MENT will recognize 65,000 as revenue per year. ये बात हमने थोड़ा इस तरीके से लिखी। Accordingly, transition price under the existing contract that is not yet recognized as revenue, that is 120,
An additional price of 10,000 would be combined and allocated to the remaining performance obligation of year 2 and year 3 as follow. और वही सारी बातें जो इन्होंने यहाँ थियोटिकली लिखी है, हमने थियोटिकली एज वेल एज थोड़ी बहुत कैलकुलेशन परफॉर्म करके इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंप्लीशन हमने भी इंश्योर किया. कॉन्ट्रैक्ट 2 में क्या कहता है? द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज हैव increased and are distinct from those provided before the contract modification. The price of the contract has also changed by an amount of consideration which reflects the standalone selling price of additional goods and services. The scope of contract has increased, therefore the man should treat the modification as separate contract and man should account for this prospectively. Again, हमने एग्जैक्ट प्रोस्पेक्टिवली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बात हमने यही की है कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को हम एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करेंगे, क्योंकि एडिशनल सर्विसेज डिस्टिंक्ट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस भी हैं और इनके अगेंस्ट जो एडिशनल प्राइस है वो स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस भी है. विद रिगार्ड टू एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू शुड कंटिन्यू बी रिकॉग्नाइज एट 72,000 पर ईयर. हमने ये बात सेपरेटली नहीं की, लेकिन हमने इसके लिए एडिशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया. एडिशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब है कि जो हो रहा था वो तो होता रहेगा, एडिशनली हमने ये करना है. With regard to the new contract, revenue should be calculated and recognized as the sum of the increase per year, that is 18,000, 90,000 minus 2,500 plus the modification fee of 2,500 spread over the remaining 3 years. This amount is 18,000. Sorry, एक हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का था ना, तो एडिशनल ट्रांसमिशन प्राइस ऑफ 30,000 कैलकुलेट इज बिलो वुड बी रिकॉग्नाइज्ड. ये बेसिकली इन टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का था, तो रिमेनिंग 3 ईयर्स है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा, ये भी 3 हो जाएगा और इससे हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर कर देंगे. हमने रिमेनिंग 2 ईयर कंसिडर कर लिया था, जबकि रिमेनिंग 3 ईयर्स रह गए कॉन्ट्रैक्ट में. तो इन्होंने क्या किया? विद रिगार्ड टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड. एक मिनट, हमारा अमाउंट मैच क्यों नहीं कर रहा? ये भी डिवाइड बाय 3 हो जाएगा. With regard to the new contract, revenue should be calculated and recognized as the sum of the increase per year, that is 18,000 plus the modification fee of 2,500 spread over the remaining 3 years. This amounts to 18,833. मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर कर दी थी, मैंने रिमेनिंग 2 ईयर्स ही कंसिडर कर लिए थे, जबकि रिमेनिंग 2 ईयर्स नहीं, रिमेनिंग 3 ईयर्स है. मॉडिफिकेशन फी ये टोटल एडिशनल प्राइस आ गई, इसे 3 ईयर्स में डिवाइड कर दिया, तो पर ईयर एडिशनल रेवेन्यू आ गया 18,833. The total revenue from 1st January 2008 will be 90,833, that is 72,000 plus 18833. हमने यहाँ पे सिर्फ 8833 की बात की है, क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशनल का इस्तेमाल कर लिया था. अगर टोटलिटी में हम बात करें तो 18,833 प्लस जो एग्जिस्टिंग 72,000 रिकॉर्ड हो रहे हैं वो अपनी जगह रिकॉर्ड होते रहेंगे. इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं. देखिए अगेन ये एक थियोरेटिकल सवाल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सोल्यूशन एग्जैक्ट एसीसी के सैंपल आंसर से मैच करेगा, लेकिन मोर और लेस हमने वो सब कुछ कवर किया जो कि एसीसी के सैंपल आंसर ने भी कवर किया था और कॉन्सेप्चुअली भी चीज़ों को डिस्कस किया. एनीवे, अब बढ़ते हैं हम सेकंड रिक्वायरमेंट के ऊपर, सेकंड एग्जिबिट के ऊपर. सेकंड रिक्वायरमेंट सेकंड एग्जिबिट में कहता है, सॉरी पहले हम सेकंड रिक्वायरमेंट को देखते हैं. कहता है यूजिंग एग्जिबिट 2 एंड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16 लीजेस, explain how to account for the lease agreement in the financial statement for the year ended 31st December 2007. इस पार्ट की भी वेटेज 8 मार्क्स की है. कहता है एग्जिबिट 2 को इस्तेमाल करते हुए IFRS 16 की नॉलेज और एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है कि लीज एग्रीमेंट को ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2007 पे कैसे अकाउंट फॉर करना चाहिए. एग्जिबिट 2 की तरफ चलते हैं. छोटा सा एग्जिबिट है. ऑन 1st January 2007, Ments a lessee entered into a 2-year lease contract for its head office. The annual payments were agreed at $500,000 payable on 31st December each year. The implicit interest rate in the lease was not easily determined, but meant incremental borrowing rate was 5% per annum on 1st January 2007. On 1st January 2007, the present value of the lease payment would still to be made was correctly calculated at $930,000. तो सबसे पहले साल के पहले दिन हमने 2 साल की लीज पे एक हेड ऑफिस बिल्डिंग एक्वायर की. $500,000 का एनुअल रेंटल था, जो कि साल के आखिर में यानी कि रेंटल इन एरियर्स है. इम्प्लिसिट रेट हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 5% है. और इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट और रेंटल के अमाउंट को यूज़ करते हुए जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हुई है दैट इज़ $930,000.
On 31st December 2007, after the lease payment was made, both parties agreed to extend the lease by 1 additional year. The annual lease payments remain at $500,000 per year. On 31st December 2007, MENT's incremental borrowing rate had increased to 6% per year. पहले साल के आखिर में जब हमने पहला रेंटल पे कर दिया, दोनों पार्टीज ने एग्री किया कि वो लीज को 1 साल के लिए बढ़ा देगी, यानी कि इन टोटलिटी 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर देगी, या अगर रिमेनिंग पहले साल के आखिर में 1 साल रह गया तो इसे 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर देगी. एनुअल लीज पेमेंट्स अभी भी $500,000 ही है, लेकिन अब हमारा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 5% से बढ़कर 6% हो गया. अब पहले तो यहाँ पे सवाल ये क्रिएट होता है कि ये लीज मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है या लीज रीमेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है. देखें, अगर हमारे एग्जिस्टिंग लीज में ही कोई टर्मिनेशन ऑप्शन, कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन, कोई एक्सटेंशन ऑप्शन, कोई इस तरह की बात हो और हम सब्सिक्वेंटली इन चीज़ों को एक्सरसाइज करने के डिसीजन को चेंज करें, तो वहाँ पे हमारे पास लीज रीमेजरमेंट का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होता है. लेकिन अगर एक चीज़ हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं और हम ऑल टुगेदर लेसी और लेसोर के दरमियान कोई नई टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करते हैं जो कि ओरिजिनल लीज कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थी, तो फिर वहाँ पर हमारे पास लीज मॉडिफिकेशन ट्रिगर होगी. तो यहाँ पर जो हमारे पास पहले पैरा में एक लीज कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया हुआ था, उसमें टर्मिनेशन क्लॉज, एक्सटेंशन क्लॉज का कोई जिक्र नहीं था. ऑल टुगेदर 31 दिसंबर पे दोनों पार्टीज ने सेपरेटली, मतलब एडिशनली इसे 1 साल बढ़ा दिया, जिसका ओरिजिनल लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई जिक्र नहीं था. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ लीज का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा. यहाँ पे रीमेजरमेंट नहीं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीज के तौर पर इसे अकाउंट फॉर किया जाएगा. अब पहले तो जो हमारे पास ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी हैं उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसे कैसे अकाउंट फॉर करना है, फिर हम लीज मॉडिफिकेशन पे भी आएंगे. यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी. ऑन द डेट ऑफ commencement of lease, that is 1st January 2007. On the date of commencement of lease, lease liability would be recognized at 930 at $930,000. That is present value of future lease payment discounted at incremental borrowing rate of 5% on 1st January 2007. पहले तो हमने कहा कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज पे हम लीज लायबिलिटी को रिकग्नाइज करेंगे $930,000 पे, और ये $930,000 क्या है? ये फ्यूचर लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है यूजिंग द इंक्रीमेंटल रेट ऑफ 5%, यूजिंग द इंक्रीमेंटल रेट ऑफ 5%. ऑल्सो राइट टू यूज एसेट वुड बी रिकग्नाइज्ड विद द सेम अमाउंट, और साथ साथ हम राइट टू यूज एसेट भी रिकग्नाइज कर देंगे सेम अमाउंट से. इसको मैं इसी के साथ लिख देता हूँ. तो यानी कि हमारे पास अगर आप जनरल एंट्री बनाना चाहे, वैसे उन्होंने जनरल एंट्री मांगी नहीं है, तो अगर आप जनरल एंट्री बनाना चाहे तो राइट टू यूज एसेट डेबिट हो जाएगा, लीज लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा $930,000. देन ऑन 31st December 2007, right to use asset would be depreciated based on lease term of 2 years as follow. 31 दिसंबर पे हम अपने राइट टू यूज एसेट को 2 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस P&L में डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें या राइट टू यूज एसेट ही क्रेडिट कर दें, बात एक ही है. किस तरीके से कैलकुलेट होगा ये? 930 डिवाइडेड बाय 2,
तो 465 से हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, राइट टू यूज एसेट को क्रेडिट कर देंगे। देन ऑन 31st December 2007 interest expense on opening lease liability would be recognized in profit and loss with the increase in carrying amount of lease liability एज फॉलो। मैं सारी चीज़ें जनरल एंट्री बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप जनरल एंट्री ना भी बनाए, लफाजी में थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर दें तो भी चल जाएगा। कि जैसे आपने अमाउंट यहाँ लिख दिया कि ऑन 31st December इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ एक्स अमाउंट ऑन ओपनिंग लीज लायबिलिटी वुड बी रिकॉग्नाइज इन P&L विद इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी। आपको अमाउंट एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए एंट्री भी बना रहा हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें एग्जाम में क्या करना चाहिए सर? एग्जाम में दोनों मेरे ख्याल है कि एक्सेप्टेबल होगा। आप एंट्रीज बना के समझाएं, लफाजी सिर्फ लिख कर समझाएं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 930 मल्टीप्लाई बाय 5%, 930 इंटू 5%। इसके बाद क्या होगा? देन रेंटल पेमेंट of $500,000 would reduce the carrying amount of lease liability as follow। पहले तो हम पहले साल के आखिर में इंटरेस्ट एक्रू करेंगे लीज लायबिलिटी पे, लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी। फिर रेंटल पेमेंट करेंगे तो लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगी, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा $500,000। फाइनली द कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट टू यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी ऑन 31st December 2007 बिफोर मॉडिफिकेशन, क्योंकि अभी हम मॉडिफिकेशन पे नहीं आए, would be 465। अच्छा, कैरिंग अमाउंट लीज लायबिलिटी की कितनी होगी? देखें हमारे पास ओपनिंग लायबिलिटी है 930, इंटरेस्ट एक्रू किया 465, रेंटल माइनस किया 500, तो ये आ गया 476,500। Finally, the carrying amount of right to use asset and lease liability on 31st December before modification would be 465। देखिए अगर 930 का राइट टू यूज एसेट है और आपने 465 से डेप्रिशिएट किया है, 50% से डेप्रिशिएट किया है, तो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट भी 465 ही होगी। तो द कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट टू यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी ऑन 31st December 2007 बिफोर मॉडिफिकेशन वुड बी $465,000 एंड $476,500 रिस्पेक्टिवली। दोनों की हमने कैरिंग अमाउंट बिफोर मॉडिफिकेशन बता दी कि साल के आखिर में इतनी है। अब आते हैं हम लीज मॉडिफिकेशन में। सिंस मेंट्स कंपनी एंड लेसोर का नाम बताया मैं नहीं बताया। सिंस मेंट कंपनी एंड लेसोर एग्रीज टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ lease by increasing the lease term, since Ment company and lessor agrees to increase the scope of lease term by increasing their lease term and बस ये काफ़ी इतना लिखना कि चूंकि मेंट कंपनी और लेसोर लीज के स्कोप को इंक्रीज करें बाय इंक्रीजिंग द लीज टर्म, देयरफॉर लीज लायबिलिटी एंड राइट टू यूज एसेट वुड बी रीमेजर्ड एज फॉलो। हमें लीज लायबिलिटी को भी रीमेजर करना पड़ेगा, हमें राइट टू यूज एसेट को भी रीमेजर करना पड़ेगा,
क्योंकि हमारा लीज का स्कोप बढ़ गया, लीज टर्म बढ़ गया। हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 rentals of $500 each using incremental borrowing rate of 6%। अब हम जो रेट इस्तेमाल करेंगे वो 6% होगा, क्योंकि 31 दिसंबर पे हमारा बोरिंग रेट कितना हो गया, 6%। 31 दिसंबर 2007 का हम रेट ले रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू of 2 rentals of $500,000 each using incremental borrowing rate of 6%, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, 500,000 डिवाइडेड बाय 1.06 प्लस 500,000 डिवाइडेड बाय 1.06 रेज टू द पावर 2। आई होप कि मैंने फॉर्मूला सही लगाया कि मैंने पहले रेंटल को 1.06 से डिवाइड कर दिया, दूसरे रेंटल को 1.06 रेज टू द पावर 2 से डिवाइड कर दिया। और हमारे पास एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी बिफोर मॉडिफिकेशन कितनी है, 476,500। तो इंक्रीज इन लीज लायबिलिटी कितना होगा, दिस माइनस दिस। 440,000 से हमने लीज लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, 440,000 से हमने लीज लायबिलिटी को इंक्रीज करना है। हमने रिमेनिंग 2 रेंटल, देखिए ओरिजिनली लीज टर्म 2 साल का था, अब हम इसे 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन भी कर दें। बाय इंक्रीजिंग द लीज टर्म फ्रॉम 2 years to 3 years। Since Men's company and lessor agree to increase the scope of lease by increasing the lease term from 2 years to 3 years, therefore lease liability and right to use asset would be remeasured as follow। हमने रिमेनिंग 2 रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की यूजिंग द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ 6%। एग्जिस्टिंग हमारे पास लीज लायबिलिटी का नंबर था 476,500, तो हमें लीज लायबिलिटी को इंक्रीज करना है 440,196। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लीज लायबिलिटी एंड राइट टू यूज एसेट would be increased by 440,196 as follow। तो हमारे पास राइट टू यूज एसेट डेबिट हो जाएगा 440,196 से, और लीज लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा 440। Then the carrying amount after modification would be, the carrying amount on 31st December 2007 would be as follow। मॉडिफिकेशन के बाद राइट टू यूज एसेट और लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, देखें राइट टू यूज एसेट की कैरिंग अमाउंट पहले थी 465,500, ये हमने यहाँ लिखी थी, तो 465,500 प्लस ये हो जाएगा 440। और लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट पहले कितनी थी 476,500, और आप इसे इंक्रीज कर रहे हो 440 से, तो ये आ जाएगा 916,696, और ये हमने यहाँ कैलकुलेट भी किया था। अब ये बात भी एडिशनल बताना चाहें तो बता दें, the right to use asset would be depreciated over 2 years over remaining 2 years। The right to use asset would be depreciated over remaining 2 years, that is 2000X8 and 2000X9, and the lease liability would be unwind using the interest rate of 6%
ड्यूरिंग द ईयर 2000X8 एंड 2000X9। हमने बता दिया कि जो राइट टू एसेट है अब ये रिमेनिंग 2 सालों पे डेप्रिशिएट होगा, और ये जो लीज लायबिलिटी है अब आप इसे अनवाइंड करने के लिए 6% का रेट इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि मैंने मोर और लेस पढ़ाई कॉम्प्रिहेंसिव आंसर किया है, सारे पहलू को कवर करने की कोशिश की है और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सका हूँ। एसीसी का भी सैम्पल आंसर रीड करता है। एसीसी के सैम्पल आंसर में मुझे थोड़ी सी इसमें एरर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मॉडिफिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लीज रीमेजरमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हालांकि ये रीमेजरमेंट तो होगी, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन होगी, तो मॉडिफिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। इन्होंने अपने सोल्यूशन में मॉडिफिकेशन का कई लफ्ज़ मुझे ऐसा नज़र नहीं आया। एनीवे, पहले उन्होंने ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट की बात की। On 1st January, the company should recognize the lease liability and right to use asset at the present value of unpaid lease payment at the date, that is $930,000. ये बात हमने सबसे पहले यहाँ कर दी थी, हमने तो एंट्री भी बना दी। The right to use asset is depreciated over the 2 years of lease. This gives depreciation charge of 465. The carrying amount before remeasurement is of right to use asset is 465. यही बात हमने एंट्री की फॉर्म में लिखी थी कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, और फिर यहाँ हमने बता दिया था कि राइट टू एसेट की कैरिंग अमाउंट 465 रह जाएगी। द लीज लायबिलिटी इज रीमेजर्ड एज फॉलो। इन्होंने पूरी मूवमेंट बना दी है। द इंटरेस्ट चार्ज इज चार्ज टू P&L एज एन एक्सपेंस एंड एडेड टू द कैरिंग अमाउंट, एंड द कैश रीपेमेंट दैट इज रेंटल एट द ईयर reduces the carrying amount. The carrying amount of the liability prior to remeasurement is 476,500. तो हमने भी इंटरेस्ट की एंट्री बनाई, इंटरेस्ट के बारे में लिखा, रेंटल की एंट्री बनाई, रेंटल के बारे में लिखा, और साल के आखिर में लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट की। अब आ जाते हैं लीज मॉडिफिकेशन पे। यहाँ लीज मॉडिफिकेशन होना चाहिए था, ना कि रीमेजरमेंट। इन अकॉर्डिंग विद IFRS 16, lessee must reassess the lease liability to reflect the changes in lease payment. There has been an increase to the lease term from 2 years to 3 years, so the revised lease payment should be discounted to present value using the revised discount rate. This becomes the remeasured lease liability, and a corresponding adjustment is recognized against the right to use asset. तो आपने लीज लायबिलिटी को रीमेजर करना है 916696 से, यह अमाउंट हमने भी कैलकुलेट किया था, और डिफरेंशियल से हमने लीज लायबिलिटी को रीमेजर करना है, यानी कि बढ़ाना है, $440,000 से बढ़ाना है, और इतनी अमाउंट से हमने राइट टू यूज एसेट को भी बढ़ा देना है। तो उन्होंने बताया कि 440196 से लीज लायबिलिटी भी बढ़ाएंगे, राइट टू यूज एसेट भी बढ़ाएंगे। लीज लायबिलिटी का नंबर 916 हो जाएगा और राइट टू यूज एसेट का नंबर 905 हो जाएगा। हमने ये सारी बातें थोड़ा डिफरेंट अंदाज में लेकिन कवर सब कुछ किया है कि राइट टू यूज एसेट का अमाउंट बताया, लीज लायबिलिटी का अमाउंट बताया, दोनों को कितने से इंक्रीज़ करना है ये बताया, ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई ये भी सारा बताया। तो मोर और लेस जो बातें ACC ने अपने सैम्पल आंसर में कवर की है वो सबको जी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट का सेकंड पार्ट, जो कि सेकंड एग्जिबिट से पर्टेन करता था। अब आते हैं हम फाइनल थर्ड पार्ट के ऊपर, दैट इज एग्जिबिट 3। पहले हम रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। कहता है यूजिंग एग्जिबिट 3 एंड इन अकॉर्डेंस विद IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड explain with calculation how the bond should be accounted for in the financial statement for the year ended 31st December 2007। यहाँ पर हमें किसी बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन दी और हमें बताना है, कैलकुलेशन के साथ बताना है, एक्सप्लेन करना है कि इस बॉन्ड को कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा। चलते हैं। कहता है मेंट हैज फंक्शनल करेंसी ऑफ डॉलर्स, ये मैंने इन्होंने सवाल में ऊपर भी बताया था। ऑन 1st January 2007 मेंट परचेज अ बॉन्ड फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 2.7 मिलियन दिनार। द बॉन्ड डज नॉट पे एनुअल इंटरेस्ट, कोई जीरो कूपन बॉन्ड है। However, Ments will be repaid its investment plus a significant premium in 4th year time in dinar. The effective interest rate is 6%, which is in line with the market rate for the bond with this level of risk. देखिए हमारी कंपनी की फंक्शनल करेंसी डॉलर्स है। साल के पहले दिन हमने 2.7 मिलियन दिनार की फेयर वैल्यू पे एक बॉन्ड परचेज किया। बॉन्ड पे हमें कोई एनुअल इंटरेस्ट या एनुअल कूपन नहीं मिलता, ये एक जीरो कूपन बॉन्ड है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कूपन नहीं है तो जब भी ये रिडीम होगा या मिच्योर होगा तो ये प्रीमियम पे रिडीम होगा और 4 साल इसकी मैच्योरिटी है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इन्होंने बता दिया कि 6% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, जो कि मार्केट रेट से मतलब मार्केट रेट के बराबर ही है इस लेवल ऑफ रिस्क पे। मेंट इंटेंड टू होल्ड द बॉन्ड अंटिल मैच्योरिटी, और हमारी कंपनी की ऑब्जेक्टिव, हमारी कंपनी की इंटेंशन है कि वो इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करेगी। फिर हमें इन्होंने एक्सचेंज रेट्स दिए 1st जनवरी X7 पे, 31st दिसंबर X7 पे, और एवरेज रेट फॉर द ईयर दिया हमें। अच्छा ये 1.1 है, हाँ $1 इज इक्वल टू 1 दिनार, $1 इज इक्वल टू 6 दिनार,
और $1 इज इक्वल्स टू 3 दिनार। मैं सिर्फ इसके आंसर में इसका रेट कंफर्म कर लूँ कि मैंने कॉपी करते हुए रेट सही उठाया या नहीं। सही है, हमने रेट ये 1.1 है, 1.6 है, 1.3 है, क्योंकि यहाँ मैंने देख लिया था कि इसने कन्वर्ट करने के लिए इसको कैसे कन्वर्ट किया है। तो 1.1, 1.6 एंड 1.3। अब देखिए, सबसे पहले इस बॉन्ड के ऊपर एक तो IFRS 9 की एप्लीकेशन होगी, साथ साथ चूँकि ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड है तो यहाँ पे IAS 21 भी अप्लाई होगा। तो अगर मैं IFRS 9 के हिसाब से बात करूँ तो 0 कूपन बॉन्ड है, लेकिन हमारी इंटेंशन है कि हम इसको मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हैं। एक तो जो हमने इन्वेस्टमेंट की वो भी हमें मिलेगी, और जो भी ओवर द ईयर इंटरेस्ट होगा वो हमें रिडेम्पशन के वक्त इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या है, चूंकि हमारी इंटेंशन इसको मेच्योरिटी तक होल्ड करने की है, हम इस बॉन्ड को अमोटाइज कॉस्ट पे मेजर करेंगे। अमोटाइज कॉस्ट पे जब हम इसको मेजर करेंगे तो इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से इसे अनवाइंड करते जाएंगे, ग्रो करवाते जाएंगे, अपने पास एक इंटरेस्ट इनकम वगैरह रिकॉर्ड करते जाएंगे। साथ साथ चूंकि ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड है और ये एक डेट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये एक मॉनेटरी आइटम है, यानी कि ये एक मॉनेटरी आइटम है। तो बीइंग अ मॉनेटरी आइटम, इस इन्वेस्टमेंट को, इस डेट इन्वेस्टमेंट को हमने फॉरेन करेंसी गेन और लॉस के लिए भी अकाउंट फॉर करना है, यानी इसे अपनी फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करना है। जो भी फंक्शनल करेंसी फॉरेन करेंसी के ऊपर फॉरेन करेंसी गेन और लॉसेज आएंगे, बीइंग अ मॉनेटरी आइटम, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा। इनिशियली हम इस इन्वेस्टमेंट को इनिशियल डेट ऑफ रिकॉग्निशन पे एक्सचेंज रेट से रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट जो 12 महीनों का रिकॉर्ड होगा वो एवरेज रेट से रिकॉर्ड होगा, और साल के आखिर में जब हम इस इन्वेस्टमेंट को अपडेटेड रेट पे लेकर आ रहे होंगे तो साल के आखिर का स्पॉट एक्सचेंज रेट इस्तेमाल कर रहे होंगे। किस तरीके से, पहले मैं सारी आपके सामने कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेता हूँ, फिर मैं एक साथ इसकी ड्राफ्टिंग, इसका सोल्यूशन ड्राफ्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। देखिए, सबसे पहले 1 जनवरी 2007 पे इनिशियल मेजरमेंट, अगर हम यहाँ दिनार, हमारे पास एक्सचेंज रेट दिया हुआ है $= 1 दिनार, और डॉलर्स। हमने सबसे पहले बाय किया 2.7 मिलियन दिनार का, और हमारे पास एक्सचेंज रेट कितना है 1.1। ये 1.1 है, 1:1 नहीं है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कॉपी करने में एरर कर दिया। देखिए, दिनार को अगर हमने डॉलर में कन्वर्ट करना है, दिनार को अगर हमने डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जो रेट दिया हुआ है वो डॉलर पर दिनार दिया हुआ है, डॉलर पर दिनार दिया हुआ है। तो हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इससे, हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इसके, क्योंकि कहते हैं कि 2.7 दिनार है और रेट जो है वो डॉलर पर दिनार है। तो जब आप 2.7 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिनार और दिनार न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो डॉलर में आएगा। या यूँ कह लें कि हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट रेट दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। तो 2.7 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.97 डॉलर्स आ गया। अगेन, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है, देखें हमारे पास 2.7 दिनार्स हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू। हमारे पास एक्सचेंज रेट 1.1 USD पर दिनार है, या आप इसको USD पर दिनार यूँ लिख सकते हैं। अब जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दिनार यहाँ न्यूमिनेटर में और दिनार या डिनोमिनेटर में, तो दिनार से दिनार कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास फाइनल आंसर USD में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया। तो इनिशियली तो मैं 2.7 मिलियन दिनार को 1.1 के एक्सचेंज रेट से 2.97 पे रिकॉर्ड करूँगा। फिर हम 2007 में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट के लिए उन्होंने हमें इफेक्टिव रेट दिया था 6%। तो वो कितना होगा, 2.7 पे अगर हम 6% लगाएं, 2.7 दिनार पे हम 6% लगाएं, तो 162,000 दिनार का, 162,000 दिनार का हमारा इंटरेस्ट है। ये हमारी इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम को ट्रांसलेट करने के लिए हम एवरेज रेट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ओवर द पीरियड एक्रू होता है ना, तो यहाँ पे हमें एवरेज रेट इस्तेमाल करना है। वो कितना है 1.3।
तो हमारे पास ये आ जाएगा 210,600 डॉलर्स। और फिर 31 दिसंबर 2007 पे अमोटाइज कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट, अब ये कैरिंग अमाउंट दिनार टर्म में कितनी बनती है, 2.7 मिलियन प्लस 162, ये बनता है 2862। और चूंकि ये मॉनिटरी आइटम है तो ईयर एंड पे भी इसे स्पॉट एक्सचेंज रेट पे लेकर आएंगे। ईयर एंड पे स्पॉट एक्सचेंज रेट कितना है, 1.6, तो ये ट्रांसलेट होकर बन जाएगा, सॉरी 4.579,600। देखिए दिनार टर्म में हम मूवमेंट नॉर्मल बना रहे हैं, 2.7 को ओरिजिनली रिकॉर्ड किया, 6% से इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया और साल के आखिर में इतने दिनार की ये बॉन्ड रह गया। लेकिन यहाँ पर हमने इनिशियली इसे ओपनिंग स्पॉट रेट पे कन्वर्ट किया, फिर इंटरेस्ट को एवरेज रेट पे और फिर जो क्लोजिंग नंबर है इसे क्लोजिंग रेट पे। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंसिंग FCY गेन या लॉस कैलकुलेट होगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4579 माइनस 2970 माइनस 210, तो 1.398600 का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज गेन आया, 1.396800 का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज गेन आया, जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट भी पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, ये भी हमारा पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। अभी हमने कैलकुलेशंस तो सारी परफॉर्म कर ली है, बस अब हमें एक्सप्लेनेशन करनी है। देखिए सबसे पहले ऑन 1 जनवरी 2007 दी बॉन्ड, या पहले हम यूँ लिख सकते हैं, एज द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ऑफ द बॉन्ड रिप्रेजेंट्स SPPI, फुल फॉर्म में लिखना चाहे लिख दें, एंड द कंपनी इंटेंड्स टू होल्ड द बॉन्ड until maturity. Therefore, this would be classified at amortized cost. As the contractual cash flow of the bond represents solely payment of principal and interest, and company intend to hold the bond until maturity, therefore this would be classified at amortized cost. Initially, that is on 1st January 2007, the bond would be initially measured or recognized at its fair value plus ट्रांजेक्शन कॉस्ट इफ एनी, यहाँ तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं इसलिए मैं इफ एनी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनिशियली द बॉन्ड वुड बी इनिशियली मेजर्ड और रिकॉग्नाइज एट इट्स फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट इफ एनी, एंड वुड बी कन्वर्टेड इनटू द फंक्शनल करेंसी ऑफ द Men's company using the spot exchange rate on 1st January 2007। लेकिन चूंकि मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेशन में यहाँ लिख दी है ना, तो मैं दोबारा से नंबर्स नहीं लिख रहा, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनिशियली 1 जनवरी पे हम बॉन्ड को इनिशियली फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे जो कि 2.7 मिलियन है, और इसे हम फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज USD यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन 1 जनवरी 1.1 था। तो हमने यहाँ पे चूंकि सारे नंबर्स कैलकुलेशन लिख दिए, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इस एक्सप्लेनेशन में भी नंबर्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देन दिस बॉन्ड रिप्रेजेंट्स, या दिस बॉन्ड इज अ मॉनिटरी आइटम, therefore it would be remeasured at spot exchange rate at year end
with FCY gain or loss to be recognized in profit and loss. Then this bond is a monetary item, therefore it would be remeasured at spot exchange rate at year end with FCY gain or loss to be recognized in P&L. ये हमने एक जनरल बात कर दी. अच्छा बात है, since या under amortized cost model, interest income on the bond would be recognized in P&L using the effective interest rate method. Under amortized cost model, interest income on the bond would be recognized in P&L using the effective interest rate. Further, interest income would be translated into the functional currency, that is USD, using average exchange rate for the year 2007. हमने बताया कि अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के तहत हमें इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड करनी है इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड के तहत, और जो भी इंटरेस्ट इनकम है उसे हम फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करेंगे यूजिंग दी एवरेज एक्सचेंज रेट. देन एट ईयर एंड द बॉन्ड would be measured at its amortized cost, converted into functional currency at spot exchange rate prevailing on 31st December 2007 with FCY gain or loss to be recognized in profit and loss. तो हमने कैलकुलेशन के बाद हमने इनिशियली बताया कि बॉन्ड को अमोर्टाइज कॉस्ट में मेजर करेंगे, इनिशियली डे 1 के एक्सचेंज रेट में मेजर करेंगे, फिर बॉन्ड चूँकि मॉनेटरी आइटम है तो इस पर एक्सचेंज रेट गेन और लॉस को हम पीएनएल में लेकर जाएंगे. अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे जो कि एवरेज रेट पे रिकॉर्ड होगा, पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, और ईयर एंड पे हम इसे अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करेंगे, लेकिन फंक्शनल करेंसी के हिसाब से रीमेजर करेंगे, और जो भी एफसी बाई गेन और लॉस आएगा वो पीएनएल में जाएगा. आई गेस सब कुछ कवर कर लिया. एक चीज़ मेरे जहन में आई है, ऑल्सो द बॉन्ड वुड बी सब्जेक्ट टू ECL impairment requirements अंडर IFRS 9. चूँकि ये एक डेट इन्वेस्टमेंट है जिसे आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर कर रहे हो, तो इस पर ECL इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी अप्लाई होंगी. तो आई गेस कि हमने तकरीबन सब कुछ कवर करने की कोशिश की है. आंसर देखते हैं, इसका सैम्पल आंसर देखते हैं, हो सकता है हमने कुछ स्किप कर दिया तो वो हम कवर कर लेंगे, मसला नहीं है. इसी से क्या लिखता है, द डेट इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश, सो इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फाइनेंशियल एसेट. In accordance with IFRS 9, the bond should be classified to be measured at amortized cost because the business model is to hold the bond until maturity, and the contractual cash flow which are at market risk reflects interest on principal amount outstanding and the repayment of principal. ये बात हमने ऑलरेडी इस 2 लाइनों में समराइज वे में लिख दी थी कि चूँकि बॉन्ड के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के और हमारी इंटेंशन मैच्योरिटी तक होल्ड करने की है, तो हम इसे अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करेंगे. द फाइनेंशियल एसेट शुड बी इनिशियली मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, दीज आर अज्यूम्ड टू बी निल. हमने यहाँ इन्होंने नंबर्स के साथ लिखा है, हमने बगैर नंबर्स के यहाँ पे लिख दिया था कि इनिशियली हमने इसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है. इन अकॉर्डिंग विद IAS 21 द ट्रांजेक्शन शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू एंटिटीज फंक्शनल करेंसी यूजिंग द स्पॉट एक्सचेंज रेट एंड दिस अमाउंट्स टू 2.97 मिलियन. ये वाली बात हमने कैलकुलेशन में भी करके बताई थी, और यहाँ भी हमने लिख दी थी कि इनिशियली हम इसे 1 जनवरी 2007 के रेट पर कन्वर्ट करेंगे.
Interest income is calculated using effective interest rate and amounts to 160,000 dinar. This is translated at average rate, which amounts to 210. The increase in the carrying amount of the financial asset is recognized as income in the profit and loss. देखिए हमने कैलकुलेशन यहाँ परफॉर्म की थी और एक्सप्लेन इसको हमने यहाँ कर दिया था कि इंटरेस्ट इनकम को इफेक्टिव रेट से रिकॉर्ड करेंगे, पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे और इंटरेस्ट इनकम को हम एवरेज रेट से ट्रांसलेट करेंगे. द बॉन्ड इज अ मॉनेटरी आइटम. In accordance with IAS 21, it should be retranslated into functional currency using the exchange rate at the reporting date. ये बात भी मैंने बीच में कर दी थी कि एक मॉनेटरी आइटम है तो इसे हम ईयर एंड पे FCY रेट पे लेकर आएंगे, एक्सचेंज के लॉस पीएनएल में लेकर जाएंगे. फिर इन्होंने भी वही मूवमेंट हम बना दी यहाँ पर जो हमने बनाई थी. हमारा भी एक्सचेंज के लॉस 1398,600 आ रहा था, इनका भी 1398,600 आ रहा है. द कैरिंग अमाउंट इज प्रेजेंटेड एज नॉन करंट एसेट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन and the exchange gain or loss of 1398 is presented in the statement of profit and loss. ये बात ऐसी है जो हमने नहीं लिखी थी अपने आंसर में, तो हम यहाँ से ही उठा लेते हैं. ये बात हमने अपने आंसर में नहीं लिखी थी, मतलब एक्सचेंज गेन वाली बात तो लिखी थी कि जो एक्सचेंज गेन लॉस आएगा वो पीएनएल में जाएगा, ये तो हमने लिखा था. लेकिन कैरिंग अमाउंट को हमने नॉन करंट एसेट में शो करना है, ये हमने नहीं लिखा था, तो हमने यहाँ से उठा लिया. इसको हटा देते हैं. In accordance with IFRS 9, a loss allowance should be recognized based on 12-month or lifetime ECL. This would reduce the net carrying amount of the financial asset with the corresponding expense charged to statement of profit and loss. इन्होंने भी इम्पेयरमेंट के बारे में जिक्र किया है, थोड़ा डिटेल में किया है. हमने वन लाइनर जिक्र कर दिया था कि यहाँ पर IFRS 9 की ECL रिक्वायरमेंट भी अप्लाई होगी. तो ये था हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि थर्ड एग्जिबिट से पर्टेन करता था. यहाँ तक फाइनली हमारा सवाल कंप्लीट हुआ जाता है. आई होप कि ये सवाल, इसमें जितने कॉन्सेप्ट्स थे, इसका जो सवाल का सिनेरियो था, जो इसका सोल्यूशन था, सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ. आज की गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं. थैंक यू.